हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ आस्क गजी स्वैग। सॉरी इट्स बीन अ व्हाइल, आई वाज सल्किंग प्रॉब्ली बिकॉज आई मुझे ना अब मेरा रीसेंट डिप्रेशन ये कि आई हैवंट प्रोड्यूस एनीथिंग जो मुझे मज़ा आया हो बना के। आई मीन लाइक आई एम प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी करते हैं, अच्छे कमेंट्स भी देते हैं वगैरह वगैरह। बट दैट्स वेरी एवरेज वर्क फ्रॉम माई मेरे टेस्ट के हिसाब से। आई कैन डू अ लॉट मच बिगर, इट्स जस्ट थोड़ा सा स्टक हूँ। सो आई वॉज सल्किंग और मैं सोफे पे लेटा रहा पूरा हफ्ता मैंने कोई काम नहीं किया। एंड ऑल्सो मुझे जुकाम भी हुआ हुआ है, तो मैं वो चिड़चिड़ा और हुआ हूँ, मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा। आई हैव ट्राइड एवरी थिंग, आई डोंट नो मैन, पता नहीं क्या। अब टोट के मत दीजिएगा, आई मीन लाइक इट्स स्वीट ऑफ यू, बट ये कि आई हैव ट्राइड एवरी थिंग अंडर द सन, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट। बाय द वे, पेट्रियन पे सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मेरी काफ़ी आसानियाँ हो जाती, काफ़ी फैसिलिटेट हो जाते हैं ऑपरेशंस। अगर आप करना चाहें तो patreon.com/गंजी स्वैग पे कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब अगर आप नहीं किया तो ज़रूर करें। आज के सवालात पे चलते हैं। पहला सवाल है मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम राइटिंग दिस ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड हु इज लिविंग इन द यूएस फॉर द पास्ट 5 years। मेरे दोस्त की बहन यूएस में जॉब कर रही थी पिछले 3 सालों से। एक दिन वो जॉब के लिए घर से निकली और वापस नहीं आई। दोस्त ने सब जगह ढूंढा, पुलिस में भी की कंप्लेंट कराई, बट कहीं से नहीं मिली। अगले दिन मेरे दोस्त ने बहन के अगले दिन मेरे दोस्त की बहन ने घर के फ़ोन पे एक मैसेज छोड़ा आंसरिंग मशीन पे कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगी तो वापस आ जाऊंगी। ये मैसेज के बाद घर में करबला का माहौल बन गया और रोना धोना शुरू हो गया। माँ बेहोश हो गई, बाप सदमे में चला गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर मेरे दोस्त ने अपनी बहन का लैपटॉप खोला कि उस पर कोई ना कोई क्लू मिल जाए कि किस काम से गई है। तो उसमें न्यूयॉर्क की वन वे टिकट मिली और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी थी जिस बंदे ने टिकट भेजी थी। और मेरा दोस्त अगली फ्लाइट से न्यूयॉर्क चला गया। मतलब बड़ा कच्चा काम किया बाची ने, सारे क्लू छोड़ के चली गई। और लैपटॉप छोड़ के कौन घर से जाता है? लाइक इफ़ यू वांट टू लीव योर हाउस यू विल टेक एवरीथिंग। आई डोंट नो मैन, ये समझ नहीं आया मुझे, लैपटॉप कौन छोड़ के जाता। दोस्त अगली फ्लाइट से न्यूयॉर्क चला गया और वहाँ जाके कांटेक्ट करूँगा और वापस लेकर आऊँगा। बट जब वहाँ पहुँचा तो उसने अपनी बहन को कांटेक्ट किया तो उसने आने से मना कर दिया। जब ना आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि उसने किसी से शादी करने आई हूँ और करके आ जाऊंगी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम घर चलो, दोनों हम शादी करवा देते हैं इज्जत से और फिर रुखसत ही कर देंगे। बट वो नहीं मानी और फ़ोन हैंग अप करके फ़ोन बंद कर दिया। फिर ये लोग न्यूयॉर्क की पुलिस के पास गए, बट पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की क्योंकि यूएस के लॉ के मुताबिक दोनों 18 से ऊपर हैं। तो पुलिस की कोई मतलब जब रजामंदी है 18 से ऊपर की, पुलिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लड़का हमारे रिलीजन का नहीं था, वो एक हिंदू स्लैश सिख, ब्रैकेट में सिख नहीं, हिंदू और सिख अलग होते हैं अनलेस ही इज़ लाइक मिक्स ऑफ बोथ। और वो अपना रिलीजन भी चेंज नहीं कर रहा। दोनों पिछले 4 महीने से एक साथ रह रहे हैं बगैर शादी के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि लड़की अब प्रेग्नेंट भी हो गई है। ये सब लड़के ने खुद बताया मेरे दोस्त को कॉल करके, और ये बात सुनते ही मेरे दोस्त ने कॉल काट दी। मेरे दोस्त में इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी से डिस्कस करे, इसलिए उसने ये सब मुझे बताया। हमारी दोस्ती तकरीबन 20 साल से है, मतलब स्कूल कॉलेज यूनी सब साथ पढ़े हैं। मेरे दोस्त के पेरेंट्स ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोनों तब से सकते में है, ना किसी से मिलना ना बात करना, बस सब से रब्ता ख़त्म करने के करके कमरे में बंद। जुनैद भाई, ये मामला बहुत सेंसिटिव है, इस पर प्लीज़ अपनी एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। मेरे दोस्त को ऐसे में क्या करना चाहिए? मुझे उसकी इजाज़त के बगैर आपको ईमेल कर रहा हूँ कि शायद आपको कोई मेरी बात से हमारी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मामला अमेरिका का है, और अमेरिका का जैसा आपने लिखा वो 18 से ऊपर है। तो कानून आपकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि भाई दो इंडिविजुअल्स हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उस पर पुलिस की जुरिस्डिक्शन आती नहीं है। ठीक है। अब रही बात ये कि जी उनका रिलीजन ये, अब वो उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें कुछ कर नहीं सकते टेक्निकली। अब वो प्रेग्नेंट भी हैं, शादी भी नहीं हुई हुई, अगेन ये उनका ज़ाती अमल है, उसमें हम क्या ओपिनियन दे सकते हैं? अब या तो ये कि आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें और उनको जितना भी समझा सकते हैं, मतलब अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अदरवाइज़ तो आप किसी भी तरीके से उन तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे। एंड यही होता है, आई मीन लाइक हमारे यहाँ, ये मैं अक्सर वीडियोस में यही तो बोलता हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये लोगों के अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ही उनके हाथ में नहीं है। जो मेजर डिसीजंस हैं जिसने आपकी लाइफ चेंज करनी है फॉर गुड और बैड, उसमें से एक है शादी। हमारे 99% लोगों के हाथ में ही उनकी शादी की रजामंदी नहीं है। अब वो अगर खुश है इस फैसले से तो उनकी खुशी ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो ज़ाहिर है, अब आप इसमें रिलीजन को भी बीच में लाएंगे और सब कुछ लाएंगे, वो एक अपनी जगह बहस है।
लेकिन ये कि अगर वो उसमें खुश हैं तो अब क्या कर सकते हैं। अब आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकते अमेरिका में, और ये भी वजह होती है बहुत सारे देसी पेरेंट्स जो बच्चे जवान होते ही अमेरिका से या इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया से वापस पाकिस्तान आ जाते हैं कि बच्चे हाथ से ना निकल जाए। अब देखिए, इसमें आपने अगर सही से ट्रीटमेंट रखी हुई है बचपन से, तालीम और तरबियत और हर चीज़, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत तरबियत का नतीजा है, लेकिन इस तरह घर से निकल जाना बगैर कम्युनिकेट किए, यानी घर में कम्युनिकेशन का गैप ही इतना होगा और उस लड़की को पता होगा कि यार ये घर में तो डिस्कशन के काबिल ही नहीं है, तो मैं भाग ही जाती हूँ। तो घर का माहौल अगर आपने ऐसा शुरू से बनाया हो जहाँ पे बच्चे अपनी ख्वाहिशात का जिक्र तो कर सके, कंफर्टेबल तो हो सके, तो ये नौबत ना आए। तो अब चूंकि हमारे घर सारे डिक्टेटरशिप होते हैं और बाप और भाई ने जो बोल दिया बस वही है, किसी और की कोई, हमें घर से बाहर डेमोक्रेसी चाहिए, घर के अंदर डिक्टेटरशिप है, भाई और बाप की जागीरदारी है। तो उसमें फिर यही होता है, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ रिबेलियन, क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर वाले तो किसी सूरत ये बात मानेंगे नहीं। एंड लाइक शी लव समवन, अगर वो मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत तो ऐसी होती है भाई, वो तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखती। एंड तो उसमें आप फिर यही कर सकते हैं कि इफ़ यू कैन कन्विंस दैट सम हाउ कि ठीक है भाई, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो फिर ठीक है, हम यही कर लेते हैं, तो शायद कोई रास्ता निकले। अदरवाइज़ वो भी जो आपके दोस्त की बहन है वो भी उसी घर में पली बड़ी है, उनको उस घर का माहौल किस तरह है, बात कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, उसको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो यही वजह है कि वो आपकी बातों में भी नहीं आ रहे कि मतलब आई डोंट नो मैन। इसमें मैं यही कर सकते हैं, आप उनको फिर बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, जो आपकी खुशी वो हमारी खुशी। उसके अलावा अमेरिका जैसे मुल्क में आई डोंट थिंक आपके पास कोई इतना चारा है, और ये बात उस बच्ची को भी पता है, तभी उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। उसको पता है कि मैं लॉफुली प्रोटेक्टेड हूँ। ये नहीं कि जी ऐसे जो साहब घर में आके बाल से खींच के मुझे ले जाएंगे, चल भाई बाप पे हो के घर जाओ वापस, तो वो सीन तो वहाँ नहीं है। वहाँ पे सबके अपने अपने राइट्स हैं भाई, सबका अपना अपना जो है ना एक वॉइस है। सो यू कांट रियली डू मच अबाउट इट। अब यही है कि आप एक्सेप्ट अगर करना चाहें, अगर आपका ज़मीर इजाज़त देता है तो कर लें। उसके अलावा फिर ये कि फिर वो एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप ही रहेगी और फिर वो आप सदमे में रहेंगे पूरी ज़िंदगी, वो भी सही नहीं है। तो बेहतर यही है आप एक्सेप्ट कर लें रियलिटी और कोशिश करें, और जो सुनने वाले हैं कोशिश करें अपने घर का माहौल ऐसे रखें कि जहाँ बच्चे आपसे कंफर्टेबल हो अपने दिल की बात कहने को। जहाँ आप इस तरह के माहौल बनाएंगे फिर बच्चे रिबेलियस होंगे, बच्चे भागेंगे और भागते हैं। अमेरिका में यहाँ नहीं भागते क्या, यहाँ पे भी भाग जाते, क्योंकि उनको पता है यार बाप ने तो सीधा चपेड़ मारनी है, माँ ने सीधा चुमटे से मारना है मुझे, तो छोड़ो यार, खल्ली वल्ली बात ही नहीं करनी, पकड़ो ट्रेन, कौन सी एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस, और निकलो। यही होता है। तो भाई घरों के माहौल ऐसे बनाए कि बच्चे कंफर्टेबल तो हो कम अज़ कम आपसे बात करने को, तो उसका यही हल है भाई। खैर, नेक्स्ट वन, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। सलाम जुनेद भाई, प्लीज़ डू नॉट डिस्क्लोज माई नेम। गोज विदाउट सेइंग, मैं वैसे नाम भी नहीं लेता, कभी भी नहीं लेता, ना जगहों की, कोशिश करता हूँ। If I tell you from the very beginning, the only thing that I remember from my childhood is domestic violence, my father hitting and abusing my mother, and at times me as well. While I was growing up, I knew that I have a social behavior such as getting nervous in front of huge crowd while growing when I was on the verge of getting sexually active. Since then, I clearly recall I always liked men. Then maybe at the age of 13, I realized I don't like women at all and I feel strongly attracted towards men. I was very manly, used to go to gym, play football, and had been friends with both men and women. My friends and family members mostly never got suspicious about me that I am gay. Coming to this day, Alhamdulillah, I'm well settled in one of the Western countries. I'm young as well. I worked and studied too hard because since the beginning I knew if I want to be free, I need to get the fuck out of Pakistan. I'm the only child of my parents and they're looking for a suitable woman for me. Every now and then I'm making excuses. I can never come out to them as I'm their only asset and they are proud of me the most. I'm dating someone here as well, but I fear that I may not have any children of my own. What will happen when I grow old? Will I be lonely, etc.? One thing is certain is that I will not get married and destroy the life of another girl, but how to deal with my parents? And also, I guess if my father hadn't been abusive and rejected the family every now and then, I might be different. This thing may have been caused by environmental factors. My father is okay now, but damage has already been done. Thank you. So basically, ये एक साहब है, इनके घर में बहुत अब्यूज़ होता था उनके फादर की तरफ से, वर्बल एंड फिज़िकल, जिसमें इनकी वालदा को वालदा सफ़र करती थी और ये भी करते थे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इस बिहेवियर की वजह से शायद वो गे हो गए, जो कि आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव कि दैट इज़
that causes. It does damage you to some extent, but I'm not the one to मतलब मैं कंक्लूड नहीं कर सकता. एनीवे तो ये साहब जो हैं काफ़ी एनर्जेटिक हैं. ही डज जिम, फुटबॉल वगैरह, बाहर मुल्क से बाहर रहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक गे इंसान का रहना तो नामुमकिन है इस सोसाइटी में. इसीलिए इन्होंने शुरू से ही फैसला किया था कि मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं बाहर जा सकूँ, फ्रीली रह सकूँ. एंड नाउ ही इज़ लिविंग समवेयर अब्रॉड, ही इज़ डेटिंग समवन. मगर अब ज़ाहिर फैमिली प्रेशराइज़ करी शादी के लिए. एक अच्छी बात यह है कि आपने ख़ुद इस चीज़ को जाना कि मैं किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ योर ओन डिज़ायर्स. हमारे यहाँ होता क्या है, लोग इतने बड़े डिसीजन तो ले लेते हैं दैट दे डिसाइड टू बी होमोसेक्सुअल इन अ सोसाइटी लाइक पाकिस्तान. येट सोसाइटी में मुंह दिखाने के लिए, माँ बाप को चुप कराने के लिए एक लड़की को ले आते हैं, शादी कर लेते हैं और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं. एक ईमेल आई थी मेरे पास, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया से एक साहब ने ख़ुद लिखी थी और उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए 3 बच्चे कर लिए, लेकिन उसके बाद बेगम को बता दिया कि भाई ये तो सीन ही नहीं है, तो मैं आउट ऑफ कन्वीनियंस कर रहा था, जो भी कर रहा था. मेरा तो जो मेरी प्रोक्लिविटी है दैट इज़ टूवर्ड्स मैन, नॉट यू. एंड ऑब्वियसली इज़ हार्ट ब्रेकिंग. तो क्यों आप किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करो जस्ट बिकॉज आप अपने माँ बाप के सामने नहीं खुल सकते. मतलब एक पूरे इंसान की, मतलब एक लड़की की कितनी उम्मीदें होती हैं. अब फॉर एग्जांपल आप बाहर रहते हैं, माशाल्लाह खुश शक्ल होंगे, आप जिम विम करते हैं, स्पोर्टी हैं, अच्छा कमाते भी होंगे, सो ऑब्वियसली यू आर वेरी डिज़ायरेबल मैन. अगर हम एक पाकिस्तानी सोसाइटी के मैयार से देखें तो लड़कियां वुड लाइक टू गेट टू मैरी यू, ठीक है. अब वो सब कुछ कर आके इतने ख्वाब देख के वो पाकिस्तान छोड़ के जाएं और फिर आप जाके उनको बोलें कि सॉरी जी ये मैथ्यू है, ये है, आप साइड पे हो जाएं, तो ये ज़रा ऑफ हो जाता है. ज़िंदगी नहीं ख़राब करें. तो दैट इज़ वेरी कमेंडेबल ऑन योर पार्ट दैट यू नो. अब रही बात ये कि पेरेंट्स को कब तक एक्सक्यूज़ दें, तो अब आप ये खुद सोचें कब तक एक्सक्यूज़ देंगे. सारी ज़िंदगी तो नहीं दे सकते. तो बेहतर यही है, इफ़ यू थिंक द टाइम इज़ राइट एंड इफ़ यू थिंक यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स, टेल देम. उनसे झूठ ना बोलें, आपके माँ बाप हैं, इंसान को अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए. ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी फैमिली, एक जो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो बड़ी रिलीजियस उसकी टेंडेंसीज़ होती हैं और वो जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में घबराती हैं. शायद दिल से खुद एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो औलाद है ना, क्या तलवार से सर थोड़ी काटेंगे. मगर सोसाइटी का प्रेशर, यार फलाने मामू क्या बोलेंगे, वो खाला क्या बोलेगी, इन्होंने ये पैदा किया है और ये तो इस तरह है, ये लड़कों के साथ होता है वगैरह वगैरह, 10,000 चीज़ें. तो वो फेयर जो है वो उनको खा जाता है. अब आप नहीं करेंगे तो लोगों ने फिर भी ऐसी बातें करनी है कि कोई ना कोई फॉल्ट होगा इसमें, ये होगा वो होगा, 10,000 बातें होंगी, वो पेरेंट्स और प्रेशर फील करेंगे. मेरी तो ख्वाहिश तो कह रहा हूँ, सॉरी नॉट ख्वाहिश, मेरी तो आपको यही होगी. अब ज़ाहिर है आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा जानते हैं, मैं आपके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं जानता, उनका क्या मिजाज है. अब ज़ाहिर है अगर आपके फादर अब इतने अब्यूज़िव नहीं हैं, मगर उनमें टेंडेंसी तो है, इतने तो रहे हैं कि आप जो है बकौल आपके कि उनके अब्यूज़ की वजह से आप गे हो गए. अगेन आई डोंट अग्री कि आई डोंट थिंक इसकी कोई एक मतलब कोई इसका कोई ताल्लुक है, वरना तो आधा मुल्क गे होता. ऐसा ही है भाई, जितना हम पिटे पाइपों से पिटे, मैं तो सुपर गे होता, मैं तो फिर रेनबो झंडे लगा के घूम रहा होता भाई मैं, जितना हम पिटे. मगर अगेन उसमें भी देखें हर इंसान का अपना अपना एक उसकी क्या कह सकते हैं उसकी बर्दाश्त होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, मेंटल कैपेसिटी होती है. हर कुछ लोग जो बड़े ढीठ होते हैं, बच्चे जितना मार लो हंसते रहते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्रोबेबली लाइक योरसेल्फ, जो कि नहीं सह पाते, सर दिल पे ले लेते हैं, दिमाग पे ले लेते हैं. अगेन नॉट इनवैलिडेटिंग योर एक्सपीरियंस, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस. मैं आपको यही कहूँगा कि यार कब तक उनको धोखे में रखोगे, कभी ना कभी तो बताना है. कोशिश करो, अगर तो बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो फिर आयमा शायद करते रहो. वैसे भी दूर हो, ये शुक्र है आप दूर हो. यहाँ होते तो रोज़ाना नाश्ते की टेबल पे यही लड़ा, इसी बात पे आप रोज़ लड़के उठ के जाते कि मतलब यही होता है ना, है भाई, ऐसे ही होता है ना ड्रामों में. लड़कियों को अगर प्रेशर करो तो वो खाना छोड़ के चली जाती है. तो ये अच्छी बात है, आप दूर हो, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड. आउट ऑफ माइंड तो खैर नहीं हो सकते, पेरेंट्स से औलाद है, मगर ये कि कोशिश करें उनसे आप बात करने की कोशिश करें. एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपको अपने बारे में पता है और ये कि आप किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के मूड में नहीं हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है. गुड ऑन यू. चले जी, नेक्स्ट वन.
पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम कंफ्यूज अबाउट मैरिज। आज बड़े भाई कंट्रोवर्शियल किस्म के सवाल आए हुए हैं। चलो अच्छा है, पीपल आर इफ़ अगर लोग कंफर्टेबल इतना फील कर रहे हैं, मुझे इस तरह की चीज़ें भेज रहे हैं, आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट शेयरिंग विद यू ये लोग कौन है, लेकिन मुझे तो पता है ना, नाम लिखा हुआ आ रहा है सामने। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, दिस आर ओनली माई ओपिनियंस बेस्ड ऑन माई लिमिटेड नॉलेज। Assalamualaikum Junaid bhai, I'm 28-year-old educated person and I have been very successful in my career, earning a handsome salary more than 95% of my age. 95% people of my age, मतलब बहुत सौ से अच्छा कमा रहे हैं माशाल्लाह। I've been agnostic since the last 2 years and my family is not aware about it. I just pretend to be Muslim to not hurt my family. वही वाली बात, फैमिली को लोग हर्ट नहीं करना चाह रहे, तो उस चक्कर में होमोसेक्सुअल्स भी होते हैं तो वो शादी कर लेते हैं, यू नो। और ये रिलीजन वाली बात, आई न्यू समबडी एट सम पॉइंट इन माई लाइफ हु वॉज स्टॉन्च एथियस्ट, मगर चूँकि बाप के घर में रहना था और बाप डंडे मारता था तो वो फजर पढ़ने बाप के साथ जाता था एथियस्ट। हम लोग नहीं। आप कब गए रमज़ान के अलावा फजर पढ़ने, कब गए मस्जिद में हैं? अच्छा आप गए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है यार, हमें तो पता नहीं कितना टाइम हो गया। तो या एनीवे ये होता है भाई, वो फैमिली को हर्ट ना हो तो लोग प्रिटेंड भी कर रहे होते हैं। Now I've been looking to get married, arranged marriage, and I'm confused at whether should I get married to a normal Pakistani Muslim girl without telling her about my religious beliefs, as it is quite personal thing, or it will not affect as I intend to fulfill all her rights and treat her with respect. देखें भाई, आपकी अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं, देखें ये चीज़ ऐसी है कि फेथ जो है ना, एटलीस्ट इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, और हमारी ज़िंदगियों का बड़ा एक अहम पहलू है, एक अहम फीचर है। अब आप ना बताएं, अगर आप अपनी रिश्ते की बुनियाद ही, जो कि एक बड़ा सीक्रेट रिश्ता है, दिस इज़ द ओनली रिलेशन दैट यू विल हैव, दैट यू चूज़ टू हैव, राइट। पेरेंट्स आपने नहीं चूज़ किया, औलाद आप नहीं चूज़ करेंगे, बहन भाई आपने चूज़ नहीं किया, राइट। अब उस इतने बड़े सीक्रेट रिश्ते की बुनियाद ही आप झूठ पे या फिर कीपिंग हर इग्नोरेंट अबाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो ये अच्छी बात नहीं है। बेहतर ये बंदा जो भी हो शुरू से ओपन हो, ये नहीं हो कि वो फिर 5 साल नोट करे यार ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता, ये ईद की पढ़ने जाते हैं खाली, ये रोज़े भी नहीं रखता, तो वो अच्छी बात नहीं है। और फिर जाहिर है जो भी होंगी वो एक सेट ऑफ बिलीफ लेकर आएंगी आपकी ज़िंदगी में, तो उनकी भी ख्वाहिश होगी उनके बच्चे जो हैं जहाँ दुनियावी तालीमात हासिल करें, दीनी तालीमात भी हासिल करें, लेकिन अगर बाप ही अजीब मतलब नहीं आ रहा उस तरफ, तो उनके लिए धोखा है, धोखे में ना रखें किसी को, बस मेरा पॉइंट ये है। Second opinion is that I tell the girl about my religious beliefs before committing. Absolutely. शुरू में ही बता दें भाई, जो भी है पहले ही बता दें, जो मसले मसाइल हैं शुरू में कम्युनिकेट कर लें। अगर उनको समझ आ, देखें कुछ होती हैं जो कि वो कहती है ठीक है भाई, इट्स अ पर्सनल मैटर। आई न्यू समवन एट सम पॉइंट इन माई लाइफ हु वॉज 5 वक्त की नमाजी, राइट। शी एंडेड अप लाइकिंग समवन, और फिर वो बाद में पता चला जो बंदा फुल टाइम एथियस्ट था, तो उन्होंने बोला ठीक है वो तुम्हारा फेल है, ये मेरा फेल। अगेन दैट वाज हर चॉइस, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, या मेरी चॉइस ही नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है यार ये आपका अपना पर्सनल मामला है, ठीक है मेरी औलाद आपसे ही होनी है, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं, मगर अल्लाह को आपने जवाब देना है, आपकी कब्र में मैंने नहीं जाना, यू नो, इस तरह भी लोग होते हैं। तो बेहतर है आप जिस तरह के हैं, तो आप जो है ना, ये नहीं हो कि कोई आए और वो सुपर रिलीजियस निकले, फिर आप क्या करेंगे, यू नो, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। बट दिस इज़ क्वाइट रिस्की, एज इन द पास्ट आई हैव मेट सम गर्ल्स माई सेल्फ एंड टोल्ड देम एंड दे वर क्वाइट कन्फ्यूज अबाउट इट एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट। एब्सोल्युटली यार, पाकिस्तान की सोसाइटी है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे एग्नोस्टिक और एथियस्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत है, एंड समबडी नीड्स टू टॉक अबाउट इट बिकॉज एथियज़म इज़ लाइक ऑन द राइज इन पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि हमारी सोसाइटी इतनी रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट है कि लोग बददिल हो रहे हैं, लोग बिल्कुल बददिल होकर बिल्कुल छोड़ रहे हैं। और फेसबुक पे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बहुत लोग हैं, ज़ाहिर है वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि यहाँ तो मार देंगे, ठीक है ना, अपोस्टेसी की सज़ा मौत है, तो वो ओपनली नहीं होते। हाँ, जब बाहर चले जाते हैं, उनकी इमिग्रेशन हो जाती है वगैरह वगैरह, देन दे कम आउट। मगर ये कि ये तो है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो रिलीजियस राइट की तरफ से इतना एक एक्सट्रीमिस्ट वर्जन जो बनाया हुआ है इस्लाम का, तो उससे जो लोग ना बददिल हो रहे हैं, तो ये इसके ऊपर किसी को ना काम करना चाहिए भाई, बिल्कुल। एनीवे
It didn't work out only because of this reason, but luckily parents were not involved, so the matter was closed without them knowing. अच्छा, इन्होंने आपस में ही कुछ लड़कियों से जिनसे मामलात बड़े थे उनको शुरू में ही बता दिया, उनको समझ नहीं आया, बात वहीं ख़त्म हो गई, पेरेंट्स तक नहीं आई. बट इन अरेंज मैरिज देर इज़ अ रिस्क दैट दे विल गेट टू नो अबाउट इट इफ आई टेल द गर्ल एंड शी टेल्स एवरीवन अबाउट इट. ओके, तो अरेंज मैरिज में अगर कोई लड़की से मुलाकात हो, लड़की से ये डायरेक्टली बोले कि भाई मेरा तो ये सीन है, और वो अपने पेरेंट्स को बता और ये इनको पेरेंट्स को बताएं कि आपका बच्चा तो खुदा को ही नहीं मानता, तो इनको ये भी टेंशन हो रही है. थर्ड ऑप्शन इज दैट आई डोंट गेट मैरिड एंड बट नाउ आई फील लोनली एंड आई फील दैट आई नीड टू बी विद समवन एज इट इज़ वेरी हार्ड टू कम टू एन एम्प्टी बेड and especially when you're earning and don't have many responsibilities. You and me both, man. Yeah, it's a very sad feeling to come to an empty bed. I am not going to deny that, especially when you're like, when you have everything you always desired, or uske baad bhi like you have no one to share it with. It's a very sad feeling. I know, I can totally relate to that. So हाँ, तो एक साहब, अच्छा, so what advice would you give whether to tell your partner or not about your religious beliefs, as I feel it doesn't affect her, as my behavior will not change whether I'm praying or not, or believing in religious beliefs or not. I'm in this dilemma and would love your opinion on this. अच्छा, so करूँ नहीं करूँ बताना भी यार, कोशिश तो करें अपनी जैसी कोई ढूंढ लें आप, कोई ना कोई मिल ही जाएगी. आई एम श्योर देयर मस्ट बी plenty out there. You're just not looking at the right. अरेंज मैरिज में आपको इस तरह की शायद नहीं मिलेगी, बिकॉज whoever is coming through an arranged channel, जो अरेंज मैरिज के थ्रू आ रहे होते हैं ना, दे लाइक टू पोर्ट्रे देमसेल्व एज द बेस्ट वर्जन. लाइक जो भी लड़की आ रही होगी वो कोशिश करेगी कि वो अपने आप को बिल्कुल उस तरह प्रेजेंट करे कि लाइक द आइडियल बहू, राइट. पढ़ाई में भी अच्छी, खाने पकाने, दिस एंड दैट, सारे हर किस्म के रोल में ना. तो और ये फेथ वाली बात इतनी स्ट्रांग है कि कोई ओपनली, देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में वैसे कोई ओपनली नहीं बताता, कोई खुल के बताता नहीं है, राइट. टेक्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट फॉर देम टू ओपन अप. तो अरेंज में आई डोंट नो इस तरह का आपको कोई मिल पाएगा. हाँ, मे बी इफ़ यू स्ट्राइक समवन जो कि उतनी मतलब ओपन माइंडेड हो इस तरह, और ठग से बोले अच्छा आप भी नहीं करते मैं भी नहीं करती, चलें ठीक है, पेरेंट्स को नहीं बताते, हम आपस में कर लेते हैं, देन इट वर्क्स आउट फॉर यू. अगर तीसरा जो ऑप्शन आपने बोला कि जी मैं बिल्कुल ही शादी ना करूं, वही वाली बात है कि फिर वो ज़ाहिर बंदा अकेला नहीं रह सकता, यू डू नीड अ पार्टनर. ये बिल्कुल गलत बात है कि नहीं अकेले रह लो और फूल अराउंड कर लो और दिस एंड दैट. वो आपको मोमेंटेरीली तो आपको एक हाई मिल जाता है उससे, लाइक व्हेन यू बिकम एन एफ बॉय, मगर ये कि लाइक एक लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आपको फैमिली यूनिट से ही मिलती है, जो कि एक फैक्ट है. ये इट्स एम्बेडेड इन आवर सिस्टम. तो ये वाली बात कि अच्छा मैं चुप करके शादी कर लूँ और उसको पता ना हो, क्योंकि मैं तो प्रोवाइडर हूँ, घर भी है, जॉब भी होगी, कब सब कुछ जब मैं पूरा कर रहा हूँगा तो उसको क्या फिक्र पड़ेगी. नहीं, वो कभी ना कभी तो पूछेगी ना कि यार जुम्मा हो रहा है, आप कभी जाते ही नहीं है, खैरियत तो है, शलवार कमीज़ें टंगी हुई है, कभी पहन के जुम्मे पे भी चले जाए, कभी तो बोलेगी वो. तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनको पता ना चले, और फिर वो उनके साथ एक धोखा होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो वाकई सुपर रिलीजियस ना भी हो, अगर वो एक मॉडरेट मुस्लिम भी हो, फिर भी एक इंसान के जहन में आता है यार मैंने इसके साथ बच्चे करने हैं, इसका तो ईमान ही नहीं है, सो लाइक मेरी नस्ल फिर क्या अब इसी तरफ जाएगी. कोई भी रिलीजियस या सेमी रिलीजियस या मॉडरेट रिलीजियस जो बंदा होता है वो ये चीज़ें नहीं चाहता. वो तो सेक्ट के मामले में लोग इतना पॉजिटिव हो जाते हैं कि भाई हमारे सेक्ट से आगे नहीं होगा. अगर इंटरसेक्ट मैरिज है, शिया सुन्नी की फॉर एग्जांपल शादी है, तो उसमें भी लोग ज़रा सेंसिटिव हो जाते हैं कि यार जिन चीज़ों से, जिन सेट ऑफ बिलीफ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी औलाद भी उसी सेट ऑफ बिलीफ से पढ़ी हो. तो ये तो सेक्ट में इतना हो जाते हैं, यहाँ तो बिल्कुल रिलीजन और नो फेथ और नो फेथ का क्वेश्चन है. सो किसी को धोखे में ना रखें, जो भी है पहले बता दें. अब रिस्की तो है, अब ये सेट ऑफ बिलीफ्स इस मुल्क में है ही रिस्की, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कि किसी को धोखे में ना रखें, मेरी तो यही एडवाइस होगी. अच्छा जी, अगला सवाल, डिसेबल्ड पर्सन नीडिंग योर एडवाइस. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डरा, आई एम अ डिसेबल्ड पर्सन, एज 31. I have been losing power and strength day by day. I have become so feeble that I can't even stand up for a second. I don't have strength to get up from bed after waking up. My elder brother is 44 years old and has been taking care of me for the past 8 years. He still has the power to stand me up and take me to the toilet. Some people suggested that I should get married because my brother will not always be there for me. It is very tough for me to digest the bitter truth that one day he might not be able to take me to the toilet, etc.
So I want to ask a few questions and hope you will guide me. First of all, I know that no one wants to marry a handicapped person, and even if someone agrees, then I will definitely be reluctant to do so because I really wouldn't want to ruin her life. Let's suppose, number two, let's suppose if someone agrees to marry me, then people will eventually torture both of us. The worst thing is that I live in a village and people are very bold and openly ask heinous questions. For someone who lives in a village, you've written a very beautiful email. Number three, if I don't want to get married, will it be okay in future if something happens to my brother, Allah na kare, who will take care of me? I have huge respect for you because you always give your honest opinions. Thank you so much for your time. So ये बेसिकली एक साहब है, किसी गांव से इन्होंने मुझे मैसेज किया है. 31 साल इनकी उम्र है, ये डिसेबल्ड है और इनकी स्ट्रेंथ वक्त के साथ साथ और कम होती जा रही है. इनके एक 44 साल के भाई हैं जो इनका ख्याल रखते हैं, पिछले 8 साल से इनका ख्याल रख रहे हैं. अच्छा, आपने मेंशन नहीं किया कि व्हाट इज़ योर डिसेबिलिटी, ताकि मुझे ज़रा और एक क्लैरिटी होती. एनीवे, कोई मसला नहीं. तो भाई जो है इनका ख्याल रखते हैं, वो ये खड़े भी नहीं हो सकते. भाई इनको पकड़ के लेके टॉयलेट लेके जाते हैं. माशाल्लाह, इट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग टू डू फॉर योर ब्रदर. क्यूडोज टू हिम. अब ये इनको ये फेयर आ रहा है वक्त के साथ साथ कि यार एक पॉइंट आएगा कि मतलब भाई में वो स्ट्रेंथ ना रहे, या फिर अल्लाह सबको लंबी उम्र दे लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो तब मैं अकेला फिर मैं कैसे, मतलब हाउ विल आई फंक्शन. अब उसमें एक ऑप्शन ये है कि जी या तो ये शादी कर लें. अब शादी में ये है कि जी कोई हैंडीकैप से शादी क्यों करेगा, इन्होंने ये लिखा है. और अगर कर भी ले तो कह रहे हैं मैं किसी की ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहता. अब देखें अगेन हमारे यहाँ ना देखें, व्हाट यू नीड इज़ अ केयर टेकर. अब दैट कुड बी इन फॉर्म ऑफ अ नर्स, that could be in form of a wife or वगैरह वगैरह. Again, one should not reduce someone to that role कि यार चूँकि मुझे नर्स चाहिए इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ. नहीं, उसमें ये होता है कि देखिए कुछ लोग होते हैं जो या तो सवाब की खातिर दे पिकअप दीज मैरिजेस, दे पिकअप दीज प्रपोजल्स, या फिर उसमें इन ऐसे ऑप्शंस में फिर आपको कंसिडरिंग हमारी सोसाइटी किस तरह की है, उसमें फिर या तो कोई बड़ी उम्र की खातून हो जिनकी शादी ना हुई हो, या किसी वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया हो, या वो बेवा हो, या वो तलाक याफ्ता हो. तो बिकॉज़ हमारी सोसाइटी सिर्फ 20 साल की 22 साल की गोरी लड़की, ये वाली हाइट, ये लंबे बाल, उस टेम्पलेट से बाहर नहीं आती. तो जब ख़वातीन उस स्टेज से गुज़र चुकी होती है, या फिर वो फॉर वट एवर रीज़न उनका सोशली स्टिग्मेटाइज हो जाती है, वेदर इन फॉर्म ऑफ डिवोर्स. इवन विडोज़ को भी, जो यंग विडोज़ होती हैं, उनको भी लोग इतना बुरा समझते हैं हमारे यहाँ. वो कहते हैं जी बच्चा खा गई अगले का. अरे भाई, तुम्हारा बच्चा शराब पी के गाड़ी चला रहा था, ठुक गया, मर गया, उसमें उस बेचारी का क्या कसूर, लेकिन क्या बच्चा खा गई. तो अब उससे किसी कोई रिश्ता नहीं कराएगा, ये तो मनहूस है. जवान जहाँ लड़का खा गई, ऐसा ही है भाई, ऐसी बातें होती हैं. ठीक है, विडोज़ भी स्टिग्मेटाइज्ड है हमारे यहाँ. डिवोर्सी का तो आपको पता ही है, चाहे शौहर जैसा भी हो, जुआरी हो, नशई हो, मारता हो, मुंह मारता हो इधर उधर वगैरह वगैरह, लेकिन जी डिवोर्स हो गई, इसी ने कुछ किया होगा. तो फिर वो औरतें कहाँ जाएं. तो फिर जो इस तरह की जो जैसे कोई हैंडीकैप्ड है, या कोई बहुत बूढ़े हो गए, या किसी के फादर की दूसरी शादी होने जा रही है, कोई 60 साल के हैं, बच्चे सारे पढ़ लिख के अमेरिका चले गए, पीछे बाप अकेला है, चलो जी बाप को संभालने के लिए कोई शादी करा दी. ये जो कन्वीनियंस वाली शादियाँ होती हैं ना, उसमें फिर ये वाले आपके पास ऑप्शंस रह जाते हैं. अब उसमें भी देखें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगेन किसी का कोई भी रीज़न हो सकता है. जैसे ऐसे भी हो सकता है कि कोई खातून है, अगेन बेवा हो गई, डिवोर्स हो गई वगैरह वगैरह, अब उनकी फैमिली भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, पढ़ी लिखी वो है नहीं, लाइक मैट्रिक इंटर करके शादी करा दी थी, वो शादी अब रही नहीं, या कुछ भी हो गया. अब उनके पास इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है कि जी भाई पालें. भाई को कौन मुंह लगाता है बाद में, भाई कहते हैं जी अपना काम कर. वो उसके पास क्या ऑप्शन है बेचारी के पास, सिवाय किसी को सिपारा पढ़ाने के. वो भी उसके लिए भी आपको एक सर्टेन लेवल का आना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं आप पढ़ा सकते सिपारा. या फिर आप किसी स्कूल में नौकरी कर लें, या फिर जो है ना छोटी मोटी घरों में काम कर लें. तो ऐसा भी होता है कि कुछ ख़वातीन फिर इस तरह समझौता कर लेती है कि चलो मेरी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी तो मतलब ख़त्म हो जाएगी ना, मतलब ये कि मेरा ख़र्चा तो कोई उठा लेगा ना, क्योंकि ये वाकई कंसर्न है हमारे. देखिए ना, अब ये जो
इतना औरत मार्च होता है, उसमें आप एक चीज़ तो पकड़ के बैठ जाते हो कि जी वो कह रही थी मैं टांगे ऐसे रख के बैठूंगी या मैं रोटी नहीं पकाऊंगी, लेकिन उस वो तो एक किसी का इंडिविजुअल राय हो सकती है कि जी मैंने रोटी नहीं बनानी। अब सबने थोड़ी रोटी नहीं बनानी, बहुत सी होंगी जो बोलती होंगी यार मैं बहुत अच्छा, वाई शुड आई नॉट वर्क ऑन माई क्राफ्ट। अगर कोई अच्छा बेक करता है या अच्छा कोई पिज्ज़ा बनाता है, वट एवर, खैर ये मैं बात कहाँ से कहाँ जा रही है। उसमें एक जो सबसे बड़ा वो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन में जो है ना, ये यही तो पॉइंट है कि जी औरत खुद मुख्तार इन टर्म्स ऑफ अपनी कमाई, ताकि वो फिर ब्लैकमेल ना हो कि यार अब 4 बच्चे हो गए, मैट्रिक मैंने किया नहीं था, अब ये जैसा भी ये मार रहा है यार कुछ भी कर रहा है, भाइयों ने एक्सेप्ट नहीं करना, माँ बाप चले गए दुनिया से, बहुत से माँ बाप भी हो जिंदा होके भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो अब मैं क्या करूँ, चलो जी मैं पिटती रहूँगी, कम से कम रोटी तो आ रही है पेट में। ये चीज़ गलत है ना, जुल्म। और फिर ये जुल्म साला साल चलता है और फिर नस्ल दर नस्ल। अभी हमने क्या देखा पिछली ईमेल में, बाप माँ को मार रहा था, बेटे पे इतना इफेक्ट हुआ कि बेटा ये समझ रहा है कि शायद मैं इस वजह से गे हो गया, क्योंकि बाप समझ रहा है। वो एक डायनामिक्स कहाँ तक चली गई, वो सर्टन एक्शन। अब यही अगर माँ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती, वो बोलती क्या अभी तू क्या हाथ उठा रहा है, चल निकल इधर से, तू कितना कमाता है मैं भी कमा सकती हूँ, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे जो जब आप इक्वल टर्म्स पे आ जाते हैं ना, फिर आप लड़ाई नहीं करते, फिर आप जो है ना, फिर आप यू फाइंड अ वे आउट, ठीक है। वरना जहाँ एक ताकतवर और एक बैलेंस ऑफ पावर जहाँ नहीं होता ना, वहाँ सिर्फ अब्यूज़ होता है। इंडिया और पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पावर ये है ना, दोनों के पास न्यूक्लियर है तो सही रहता है, नहीं तो कोई भी एक दूसरे को खा चुका होता, समझ रहे। बैलेंस ऑफ पावर बड़ी ज़रूरी होती है दुनिया में। जब तक अमेरिका और यूएसएसआर दोनों में बैलेंस ऑफ पावर था, थोड़ा सुकून था। जहाँ सोवियत गया, अमेरिका ने दुनिया की बैंड बजा दी, हर जगह घुस गया जाके, समझ रहे आप। सो उसमें ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है कि भाई वीमेन शुड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के फैसले कर सके, अपने खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सके, इज्जत से ज़िंदगी गुजार सके। यही अगर आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं ज़रा, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है ना, मैं वीडियोस बनाता हूँ, बात करता हूँ, यही मैं अगर किसी मर्द पे डिपेंडेंट होता जो मुझे जूते भी मारता और ये भी करता, वो भी कर, क्या निकलता उसका रिजल्ट, समझ रहे हैं। तो आप ये छोटे मोटे नारों को पकड़ के पूरी मूवमेंट को गाली दे देना, ये गलत बात है। वो किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन होगा कि जी मैं टांगे खोल के बैठूंगा, अच्छा ठीक है आप बैठ जाए, दूसरों का सुनो वो क्या कह रहे हैं कि जी को काम करने दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दें, नहीं हाथ लगाएं, नई नज़रों से उसका टिक्का बनाएं, जाने दें सड़क पे, चलने दें आराम से, इसमें क्या गलत बात है, समझ रहे। बस आपने जी वो वाली पकड़ ली वाली बात। एनीवे सो ऐसी भी कोई ना कोई होगी खातून जो कि इस तरह की चीज़ चाह रही होगी कि चले मैं इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाऊंगी। अच्छा, मगर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, दैट यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड एंड फुलफिल हर नीड्स। खाली नीड्स इकोनॉमिकल नहीं होती, फिजिकल भी होती हैं। अब आपकी डिसेबिलिटी किस हद तक है, अभी ये तो आपने बता दिया कि आप चल नहीं सकते, यू हैव टू गो टू द टॉयलेट, बट लाइक अब जैसे कि आप अंडरस्टैंड करते होंगे मैं किस टॉपिक की तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है इंसान की ज़रूरतों का, ठीक है। वरना फिर वो फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती हैं और फिर वो रिश्ते नहीं रहते और फिर वो बात नहीं रहती। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका ये कहना है कि जी लोग हमें मेंटली टॉर्चर करेंगे, ये करेंगे, अब जस्ट बिकॉज लोगों ने बात करनी है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजार लेंगे, यानी कि आप डिपेंडेंट रहेंगे। डिपेंडेंसी तो आई एम सॉरी टू से डिपेंडेंसी तो है, मगर ये कि इसी टेंशन में एक तो ऑलरेडी आप डिसेबल्ड है, प्लस लोगों की भी टेंशन है, सवार करेंगे, पहली कम मुसीबत है यार। मतलब आपको भाई को लेके जाना पड़ता है टॉयलेट में, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और बेहतरी करे। तो पहले ही कम प्रॉब्लम है, अब आपने लोगों की भी प्रॉब्लम लेने नहीं सर पे, खल्ली वल्ली भाड़ में जाए, लोग कुछ भी बोलते हैं यार। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिसमें कि आप भी किसी को सपोर्ट कर सके, कोई आपको सपोर्ट कर सके, तो बिल्कुल कीजिए, लोगों की फिक्र ना करें। हाँ, इफ़ आई डोंट वांट टू गेट मैरिड विल इट बी ओके इन फ्यूचर समथिंग हैपेंस टू माई ब्रदर। अब देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, और हम सब ने एक ना एक दिन चले जाना है। तो उसमें तो कोई वो शक व शुबात नहीं रहते। अब यही मसला आता है कि दिस इज़ वाई यू नीड फैमिली, ताकि ये कि समवन इज़ देयर टू लुक आफ्टर यू, ठीक है ना। ये कंसर्न होता है ज़्यादातर उन लोगों का जो अनमैरिड होते हैं या फिर मैरिड होते हैं, तो उनके अगर औलाद नहीं होती तो उनको ये कंसर्न ज़रूर आता है, और ये बड़ा लेजिट कंसर्न है, क्योंकि हम एक वेलफेयर सोसाइटी तो है नहीं।
कि जी हमें ओल्ड हाउस में भेज दिया जाएगा और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, जो सारी ज़िंदगी हम टैक्स कटाते रहें, बुढ़ापे में हमारी उससे केयर की जाएगी, हमारे इलाज मुआवजे का ख्याल किया जाएगा, हमारे पहनने का, खाने पीने का, वॉशरूम का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तो अल्लाह वास्ते सब चल रहा है भाई। सो वी कांट बी ऑन आवर ओन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू नीड टू हैव अ सिस्टम। और उस सिस्टम में ज़रूरी नहीं शादी हो, ये भी हो सकता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं नर्सिंग, कोई आपका ज़रिया माश इस तरह का हो, या तो आपकी ज़मीनें हो या फसलें हो जो कि एक हर साल एक स्टेबल इनकम आ रही है, तो उसमें से कुछ आप डेडिकेट कर सकते हैं फॉर योर टूवर्ड्स योर प्राइवेट नर्सिंग, जो कि आपका ख्याल रखे। खुदा न खास्ता भाई हो ना हो पिक्चर में, या हो अगर दूसरे शहर में हो, तो एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो इस तरह अगर आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ किसी दुनिया वालों पे आप रिलाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पे आप रिलाई नहीं कर सकते। ये ही आप ही की मीन्स हैं जो आपको बचा सकते हैं, चाहे वो फैमिली की सूरत में हो या वो पैसे की सूरत में हो। तो ये है, बाकी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और जो ऑडियंस सुन रही है, अगर आप में से कोई लगता है कि कोई बेहतर मशवरा हो सकता है तो आप ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। चलें आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, होप यू डूइंग वेल। आई एम अ 24-year-old currently working in a software house. I'm writing this email to you while listening to your Ask Gurji Swag podcast, and it's really interesting as always. Really appreciate you taking your time out and answering questions in the most critical manner. My question here is, considering one's parents are alive or have passed away, in your opinion, should parents really save huge amount of money in the form of house, flats, lands, and inherit it all in the name of their children, without mentioning who will receive what, or if not, what is your take on enabling your children to what extent? Thank you so much. अच्छा, ये क्या है? ये मुझे ये वाला पार्ट समझ है, इनहेरिट इट ऑल इन द नेम ऑफ देयर चिल्ड्रन विदाउट मेंशनिंग हु विल रिसीव व्हाट। नहीं, ये तो गलत है। अगर कुछ पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, तो बेसिकली ये कोई साहिबा हैं, 24 साल की, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती हैं, कि पेरेंट्स जो हैं, क्या वाकया उनको बहुत सारा पैसा या घर जायदाद छोड़ के जाना चाहिए, और अगर छोड़ के जा रहे हैं तो विदाउट मेंशनिंग जाना चाहिए, या मतलब एंड लाइक किस हद तक औलाद को इनेबल करना चाहिए। देखें, अगेन इट वेरीज स्पेशली बेस्ड ऑन वेर यू आर। अब जैसे पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में चूँकि जैसे कि अभी हम पिछली ईमेल में बात कर रहे थे, कोई वेलफेयर सोसाइटी तो है नहीं, ना ही आपको स्टूडेंट लोन्स मिलते हैं। मतलब आप अपने पैरों पे खड़ा अगर होना चाहें तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता, चाहे आप वो कारोबार लगाना चाह रहे हो, या आप तालीम हासिल करना चाह रहे हो, या स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हो, वगैरह वगैरह, 10,000 मसले। तो यहाँ के हिसाब से देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको ज़रूर इतना, आई मीन इट्स ओके, इट्स लाइक अ स्लिप, इट डिपेंड्स ऑन कि आप छोड़ के क्या जा रहे हैं और किस किस्म की औलाद छोड़ के जा रहे हैं। दैट्स व्हाट मैटर्स। आपने अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में कितनी ऐसी मिसालें सुनी होगी कि जी इनके तो दादा अरबोपति थे, छोड़ के गए, इन्होंने 20 साल में ही लुटा दिया, ये तो सड़क पे आ गए 10। ऐसा ही है भाई, कितनी मिसालें ऐसी। तो ये तो औलाद पे डिपेंड करता है किस किस्म की औलाद पे छोड़ के जा रहे हो। बिल गेट्स का ख़जाना छोड़ के चले जाओगे नालायकों के पास। यार एक बड़ी अच्छी कहावत है कि ना, औलाद अगर लायक हो तो कुछ छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, और नालायक हो तो भी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे? लायक होगी तो खुद बना लेगी, नालायक होगी उसने पैसे ज़ीरो हो जाना तो उसको ऐसी ज़ीरो रहने दें। एनीवे, खैर ये तो बड़ी थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबल एडवाइस है, ये मजाक है। मेरा ये मानना है कि औलाद के अंदर ना आपने एम्पैथी डालनी होती है। यू हैव टू इनकलकेट द आइडिया ऑफ काइंडनेस, दैट दे शुड बी काइंड टू एवरीवन, चाहे वो सड़क साफ करता वक्त जमादार हो या वो किसी कंपनी का सीईओ हो। उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए आपकी इज्जत देने में, राइट? जब आपके दिल में रहम सबके लिए बराबर आता है ना, तो फिर आप सबके लिए बराबरी में सोचते हो। आप ये नहीं सोचते कि अभी ये तो फ़कीर है, इसको तो मैं खल्ली वल्ली करा दूंगा, अच्छा ये वीगो में जा रहा है तो थोड़ा मैं दूर नहीं। देन यू ट्रीट पीपल इक्वली, एंड व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग पीपल इक्वली, तो फिर आप जो है ना थोड़े से इसको किस तरह, हाउ डू आई पुट इट, एनीवे, पॉइंट बीइंग, आपके अंदर एम्पैथी हो, काइंडनेस हो, आप बेहतरीन इंसान बनेंगे, और जब आप बेहतरीन इंसान बनेंगे तो आप बेहतरीन मुसलमान भी बनेंगे, या फिर वॉट एवर योर फेथ इज़ और लैक देयर ऑफ।
इंसान बनना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें इनकलकेट होंगी, आप खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। आप जितना भी छोड़ के चले जाए, पीछे तो फड्डे ही होता है। मेरा तो यही मानना है, जितने छोड़ के जाओ पीछे वालों ने लड़ना ही है जी। मेरा ये भाइयों पे केस हुए हैं, कितने हमने सुने भाई, 30-30 साल भाई लड़ रहे हैं कोर्ट में। वो एक बड़ी अच्छी ट्वीट थी ना कि आर यू इवन देसी, कि आपने अपने ताया से या फुप्पी से 25 साल से बात ना की हो। मतलब ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। और ज़्यादातर 99% फड्डे जायदादों के होते हैं। तो काबिल औलाद होगी तो छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, और नालायक है तो वैसे ही छोड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मेंशन करना ज़रूर है। अगर तो आप छोड़ के जा रहे हो तो प्लीज़ ज़िंदगी में जीते जी मेंशन करके चले जाओ, वरना सारी ज़िंदगी। अच्छा, वहाँ पे भाइयों को इस्लाम याद आ जाता है, जहाँ बहन का हिस्सा खाना हो। क्या कहते हैं जी, बहन के घर पानी पीना हराम है, बहन का हिस्सा खा जाओ वो हलाल है। ऐसा ही है भाई, कितने हमने केसेस सुने, बहन का हिस्सा खा गए। तो ये होता है यहाँ पे। तो प्लीज़ वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट से लिख के और लॉयर्स के सामने वगैरह हो कि भाई ये इसका, ये इसका, ये इसका। कितना कितने की तो कोई रेंज नहीं है, इंसान को तो जितना दे दो उसके लिए कम ही है। जब मैं 800 रुपये कमाता था, मैं सोचता था 5,000 कमाऊंगा ना मेरी लाइफ सेट है। 5,000 रुपये आया तो सोचा यार 20,000 हो जाए लाइफ सेट है। 50 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कहाँ तक चला गया। मगर वो इंसान का ना वो आगे ही दिखता रहता है। और तो वो तो देयर इज़ नो एंड टू इट। इतना हो, अच्छा अगर आप पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में औलाद छोड़ के जा रहे हैं और वल्नरेबल एज पे औलाद छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि वो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अभी वो पैरों पे नहीं खड़े हुए, हाँ तब इतना ज़रूर छोड़ के जाए कि कोई तंग दस्ती ना हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाने हो, इज्जत से उनकी ग्रेजुएशन और हत्तुल इम्कान शादी भी हो जाए। वैसे तो मैं मानता हूँ शादी इंसान को अपने पैसों से करनी चाहिए। तो इतना ज़रूर हो कि कोई तकलीफ़ ना हो किसी किस्म की। अगेन, अपनी चादर देख के इंसान खुद ही पैर फैलाता है। आप कारून के ख़जाने दे दो, जिसको अपनी वो पता ही नहीं है कि मेरी लिमिट क्या है, वो भी ख़त्म कर देगा। इतना ज़रूरी नहीं भी है और है भी। इट्स अ स्लिपरी स्लोप। मगर पाकिस्तान की सोसाइटी में आप कुछ ना कुछ तो रख के जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको और कोई नहीं होता ना। किसके पास जाओगे, गवर्नमेंट आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगी। कम्युनिटी लिविंग हमारे यहाँ है नहीं, मतलब मेजॉरिटी, जितनी भी हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ जैसे सुन्नीज़ हो गए, बरेलवीज़ हो गए, उनमें कोई कम्युनल सेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पारसीज़ में देखता हूँ, खैर वो तो उनकी अब तो आबादी भी बिल्कुल 1200 रह गई है। सो दे लिव इन लाइक अ प्रॉपर कम्युनिटी, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। किसी के पेरेंट्स चले गए और बच्चे छोटे हैं तो फिर वो सारी ज़िंदगी वो उसकी स्कूलिंग भी होगी, उसको मेडिसिन वगैरह जो भी नीड्स होंगी सोसाइटी प्रोवाइड करेगी, और जब वो बड़ा होगा वो किसी और को कर रहा होगा। प्रॉपर कम्युनिटी लिविंग बोराज में मैंने देखी है, वो आखानियों में मैंने, इस्माइलियों में मैंने देखी है। प्रॉपर कम्युनल लिविंग जिसको कहते हैं ना, एक दूसरे से इन टच रहना और एक दूसरे का ख्याल करना, उनको सबको पता होता है, बिकॉज दे मीट एट जमात खाना एवरी डे। सो भाई कम्युनिटी सेंटर का मकसद ही होता है, मस्जिद का भी टेक्निकल मकसद यही था कि मोहल्ले की होगी, लोग मिलेंगे, हाल चाल पूछेंगे, अच्छा तुम्हारे यहाँ ये चल रहा है, अच्छा यहाँ तो जी, जैसे सलाम फेरा भाग गए चप्पलें लेके, अबे दुआ शुरू नहीं चप्पलें लेके भाग गए। तो कम्युनल कैसे होगी। मौलवी को ही नहीं जानते लोग अपने मोहल्ले के, जिसकी आवाज़ सुनते सारा दिन, उसी का ही नाम नहीं पता होता, राइट। तो हमारे यहाँ ये तो है नहीं मेजॉरिटी के लिए। सो यूर ऑन योर ओन। सो व्हेन यूर ऑन योर ओन यू हैव टू बी लाइक बैक्ड अप बाय सम सॉर्ट ऑफ मटीरियल वेल्थ, जो कि आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ तक ले जाए। उसके बाद तो आप संभाल ही लेते हो ना, अगर आप कारोबार में चले गए, नौकरी में चले गए वगैरह वगैरह, तो उतना होना चाहिए। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके दिल में काइंडनेस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, लोगों अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, वैसी तमीज़ नहीं है, तो आप एक बेकार इंसान हो। आपके पास जितनी जायदादें हो, जितना लैंड हो, तो आप फारिग हैं। मगर अगर ये चीज़ें इनकलकेट कर दी तो ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, नॉट ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स बट ऑल्सो इन अ कम्युनल सेंस। यार लोगों के दिन, लाइक आप यकीन करें, बिल्डिंग में वो सफाई करते हैं ना, मैं तो हमेशा सबको सलाम करता हूँ, या फिर उनका कोई ओकेजन होता है तो पूछता हूँ नवरात्रि कब आ रही है, दिवाली कब आ रही है, क्या प्रिपरेशन है, छोटी सी बात ही करता हूँ। क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करता, वो तो कहते हैं भाई हिंदू है, अछूत है, दूर रहे, ऊपर से गटर में पता नहीं, जो हमारे यहाँ सिंकिंग है लोगों की, राइट। मैं तो खड़ा होकर बात करता हूँ, बच्चों का हाल पूछता हूँ, बेटी कैसी है, अच्छा ओके, उसका हाथ जल गया था वगैरह वगैरह।
डू टू एंड फ्रो, क्योंकि मेरी अपनी ये टीचिंग है और मैंने दिस इज़ व्हाट आई पिक्ड अप फ्रॉम इस्लाम, मुस्लिम, प्राउड मुस्लिम, तो मैंने तो ये चीज़ें सीखी हैं जी, दूसरे लोगों का हाल चाल पूछता हूँ, अगले का दिन बन जाता है। वो कहते हैं बिल्डिंग में मुझसे कोई बात ही नहीं करता, एक आप ही हो जो मुझसे बात करते हो, पता नहीं 40-50 फ्लैट है, कह रहे एक आप ही हो जो मुझसे बात करते हो, बाकी से तो लोग गाली ही देते हैं, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो वो फिर अगर उसका दिन अच्छा हो जाता है तो नेचुरली ही विल गो टू हिज किड्स, अच्छे मूड में घर जाएगा, उनका दिन अच्छा गुजरेगा, फिर वो लाइक इट्स अ चेन रिएक्शन। तो खाली एम्पैथी काइंडनेस जो है ना, ये आपको दुनिया में बहुत दूर ले जाती है। फिर जाहिर है लोग दुआएं देते हैं और दुआओं में बड़ा असर होता है। भाई ये दुआएं ही हैं जो जो ज़िंदगी यहाँ तक ले आई, वरना हम किसी काम के नहीं थे। लोगों की दुआएं ले आ। मैं हमेशा ये कहता हूँ अच्छे काम करें, और इस नीयत से नहीं कि ओ अल्लाह में आप देख रहे हैं ना, ये देखें मैं गरीब को खिला रहा हूँ, देख रहे हैं ना, नहीं यार, खिलाओ भूल जाओ, इट कम्स बैक, कर्मा है यार, जो एनर्जी दोगे वो आती है। सो काइंडनेस होगी ना आपके अंदर, आप कहीं नहीं जाते, अल्लाह देख रहा है बैठा हुआ भाई। दुनिया के मामलात अपनी जगह, दुनिया के सर्कमस्टांसेस अपनी जगह, कोविड है, नौकरियां नहीं है, ये है वो है, लेकिन अल्लाह देख रहा है जिसने रास्ता बनाना है। अरे लोगों ने कोविड में अरबों रुपए बना लिया भाई, दुनिया बंदर है भाई, ऐसा ही है क्या? मतलब लोग सड़क पे आ गए, मर गए? अबे भाई बनाने वालों ने बनाया, अल्लाह ने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसका नहीं पकड़ा नहीं पकड़ा। ठीक है, समझ रहा है मेरी बात? तो भाई ईमान रखें, फेथ रखें, फेथ बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो अपने बच्चों के अंदर हमेशा ये एसेंस डालें कि उनको अच्छा इंसान बनाए। कामयाब इंसान हमने क्या जी, कामयाबी क्या है कि वो डॉक्टर आरफा की मैं सुन रहा था एक टॉक, अजी उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़े बंगले में रहते हैं, ये कामयाब है। ये कौन सी कामयाबी है यार? ये थोड़ी कामयाबी है। कामयाबी है लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं कि नहीं। बड़ी गाड़ी तो है आपकी, लेकिन जब आपकी बड़ी गाड़ी बीच सड़क पे पार्क होकर चली जाती है, दुनिया गालियाँ दे रही होती है आपको, यह कैसा जाहिल आदमी है बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी करके चला गया, राइट? तो दुनिया आपके लिए अच्छी बातें करे, ये आपकी कामयाबी है। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ें इनकलकेट करें, ये फिर खुद बना लेते हैं। माई दादा वॉज अ वेरी रिच मैन, माई डैड वॉज नॉट अ रिच मैन एट ऑल, बट नाउ आई एम अ रिच मैन। आई मीन इन सम टर्म्स, मैं कोई रिच FBI आ जाएगी काटना भाई, मजाक कर रहा हूँ, बट लाइक आई एम कंफर्टेबली डूइंग, आई एम कंफर्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? एक पूरी जनरेशन लगती है दोबारा पैरों पे खड़े होने की। ये हमारे पड़ोसी होते थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो ख़ानदान जो कि माली तौर पे अच्छा होता है और वो उन पे बुरा टाइम आ जाए तो उन पे पूरी एक नस्ल लगती है दोबारा पैरों पे खड़े होने की। नाउ आई कंसिडर के पैरों पे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआओं से, मोहब्बत से बेहतर है सिचुएशन। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह लोगों की दुआएं, और लोगों की दुआएं कैसे? जब आपका दिल नरम होगा, लोगों के लिए धड़केगा, लोगों का ख्याल रखेंगे, एम्पैथी होगी, तो आपके मामले सब अच्छे हो जाएंगे। फिर आपको चाहे फ्लैट ना मिले हों, ज़मीनें ना मिली हों, आप अपनी खुद क्रिएट कर लोगे वेल्थ। ये वेल्थ अगर आपके अंदर डाल दी ना आपके पेरेंट्स ने, तो आप अपनी वेल्थ खुद जनरेट कर लोगे। जितनी बार ज़ीरो करोगे फिर जनरेट कर लोगे, राइट? मैं अगर भाई कल को यूट्यूब बंद हो गया, ज़ीरो, फेसबुक बंद, इंटरनेट तबाह, मैं सड़क पे आ जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए आऊँगा, मगर बिकॉज मेरे अंदर अब ये एबिलिटी आ गई कि कैसे बनाना है, मैं फिर बना दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा एक बार सीखना। तो ये क्राफ्ट आपको आ जाती है, ठीक है? ये अल्लाह की देन होती है। एनीवे, तो अगेन बहुत वेग सवाल था आपका, बुरा नहीं था, बहुत अच्छा सवाल था, मगर वेग था, एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और लोकेशन टू लोकेशन। अमेरिका में आपको कुछ भी नहीं छोड़ के जाओ, इंग्लैंड में आप कुछ भी नहीं छोड़ के जाओ, स्टेट आपको पढ़ाती भी है, आपकी हेल्थ भी, अबे दूध का खर्चा आता है, आपके पैम्पर का खर्चा आ रहा होता है, चाहे कोविड हो कुछ भी हो भाई, गवर्नमेंट ख्याल रखती है, ठीक है? आपकी कॉलेज फ्री, सब कुछ तो फ्री है, हेल्थ एजुकेशन और फूड आपको मिल जाता है एक सर्टेन एज तक। तो और क्या चाहिए वहाँ पे? हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ के जाओ, स्टेट पाल लेगी। मैं बड़ी फिक्र, जब से मेरा बेटा हुआ है मेरी बड़ी फिक्र हो गई है, और मैं बड़ा मटीरियलिस्टिक हो गया हूँ इन टर्म्स ऑफ कि यार मैंने आई नीड टू जनरेट मोर एंड मोर बिजनेस बिकॉज आई नीड टू लीव लाइक $50 million फ्रॉम माई सन। आई डोंट नीड टू, बट लाइक ऐसी मैं सोचता हूँ, राइट? मगर वही वाली बात है, क्या गारंटी है मैं भी बाहर जाऊँ, मर जाऊँ, एक्सीडेंट हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर मुझे ये सुकून है कि यार वो जिस मुल्क में रहता है, जिस मुल्क का बाशिंदा है, वहाँ पे वो संभल जाएगा, सिस्टम ही इतना अच्छा है, तो मुझे वो इतनी टेंशन नहीं है। तो मगर हाँ, अगर आप पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आपको टेंशन होना बनती है। खैर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया।
अपना ख्याल रखिएगा। और सवालात बहुत अच्छे थे आज के भी, और इसी तरह के डिफरेंट सवालात की मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल टॉपिक्स हों, वही वही घूम फिर के ना हो ना, समझ रहे ना, आशिकी मुश्की वाले। सो या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, patreon.com/ganjiswag, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अंटिल देन दोबारा आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।